बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुशामदीद स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक स्पेक्ट्रा में आज हमारा लेक्चर नंबर 17 होगा और आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट के अंदर हम प्रॉब्लम 9 से लेकर 12 तक सॉल्व करेंगे। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 19.9, an electron drops from the second energy level to the first energy level within an excited hydrogen atom. A. Determine the energy of photon emitted. B. Calculate the frequency of the photon emitted. C. Calculate the wavelength of the photon emitted. प्रॉब्लम नंबर 19.9 में पूछा हुआ है, an electron drops from the second energy level. सेकंड एनर्जी लेवल क्या हुआ, n इज इक्वल टू 2 टू द फर्स्ट एनर्जी लेवल, और फर्स्ट एनर्जी लेवल क्या है, n इज इक्वल टू 1। तो 2 से 1 में ड्रॉप हो रहा है, तो टर्मिनेटिंग जो शेल है वो 1 है और जहाँ से ड्रॉप हो रहा है वो 2 है। तो ये लेमन सीरीज़ है, अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर है विद इन द एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम। तो डिटरमिन करना है, क्या डिटरमिन करना है जी, डिटरमिन द एनर्जी ऑफ द फोटोन एमिटेड। एनर्जी फाइंड करनी है, एनर्जी यानी डेल्टा ई जो रिलीज़ होगी वो फाइंड करनी है, और कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, एफ ये फाइंड करनी है। और तीसरे नंबर पे पूछे कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड फोटोन, यानी लेमडा हमने फाइंड करना है। तीन चीज़ें, डेल्टा ई, फ्रीक्वेंसी और लेमडा ये फाइंड करनी है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ फाइंड करनी है। जबकि हाइड्रोजन के अंदर सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांजिशन परफॉर्म कर रहा है। ये के एल ये है उसका न्यूक्लियस, तो यहाँ से ट्रांजिशन कर रहा है इधर, और ये हमने इस फोटोन की हमने फाइंड करनी है एनर्जी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। डेटा हमारे पास गिवन है। सबसे पहले n1 कौन सा होता है, जो टर्मिनेटिंग शेल होता है, n1 इज इक्वल टू 1। n2 जहाँ से आ रहा है वो है n2 इज इक्वल टू 2। और सेकंड हमें प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ चाहिए होगी, h इज़ इक्वल टू 6.62 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, 6.62 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और इसके अलावा हमें इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो 3 × 10 टू पावर 8 मीटर्स वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ई नॉट की, यानी ई नॉट कौन सी एनर्जी है, जो इस शेल के अंदर किसी भी जो फर्स्ट हाइड्रोजन के पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी उसको ई नॉट कहते हैं। अगर जूल्स में लिखें तो ये 2.17 बनती है, 2.17 10 टू पावर माइनस 18 जूल्स है। इसी को ई नॉट को अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहें तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनती है, ईवी। तो इस डेटा के साथ हम कैलकुलेशन आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये अगर एनर्जी हो, इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर E2 हो, तो इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी E1, जो कि E1 किसके बराबर होती है, ई नॉट के बराबर होती है। बहरहाल तो हम डेल्टा ई फाइंड करना चाह रहे हैं, तो डेल्टा ई किसके बराबर होगा, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 होगी। और क्या है E2, क्या है, ई नॉट अपॉन टू का स्क्वायर होगा। और किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम नेगेटिव लिखते हैं, और माइनस ये फार्मूले का है, और इसके बाद हम E0/1 का स्क्वायर लिखेंगे। ये हमारे पास एनर्जी जो है दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, यही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज़ होने वाली है। माइनस E0 क्या होगा यहाँ पे, E0/4 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और E0/1, तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा E इज़ इक्वल टू माइनस 3.4। अच्छा, ई नॉट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने लिखी हुई है, ई नॉट की वैल्यू कहाँ लिखी है, ये है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे हम सॉल्व कर लेते हैं, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम लिखेंगे 13.6। चलें यहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं करते, ये ऐसे लिख देते हैं 13.6
तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट पेज। तो ये होगा डेल्टा ई इज़ इक्वल टू इसका आंसर आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बन जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कुल जो हो जाएगा इसका डिफरेंस आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी रिलीज़ होगी। इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है। इससे ऊपर वाले जो ऑर्बिट्स होंगे अगर उनमें ट्रांजिशन हो रही है तो इतनी एनर्जी रिलीज़ नहीं होती, लेकिन जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है ये बहुत ही ज़्यादा लोएस्ट एनर्जी के ऊपर होता है। इसलिए सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो मैक्सिमम एनर्जी होती है। तो ये देखें 13.6 ऑलमोस्ट उसकी एनर्जी होती है और उसमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ होती है अगर सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता हो। तो ये होगी डेल्टा ई। ये हमारा पहला आंसर है, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं जी। अगर आप इसको जॉल्स में कन्वर्ट करना चाहें तो जस्ट इसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये काम आप खुद करिएगा। 1.602 इंटू 10 टू पावर -19 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये जॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ये आंसर है, अगर आपकी बुक में आंसर जॉल्स में है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका पार्ट है फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करेंगे एफ़। ये अननोन है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। डेल्टा ई किसके बराबर है? एच एफ़ के बराबर है। इसको हम कई दफ़ा न्यू भी लिखते हैं, एफ़ भी लिखते हैं। बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम, कोई मसला नहीं है, नोटेशन का ही फ़र्क है। तो अभी हमें प्लैंक्स कांस्टेंट का पता है, डेल्टा ई का पता है, तो हम फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं इस तरह से डेल्टा ई डिवाइडेड बाई एच। तो वैल्यू प्लग इन करें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ से जब फ्रीक्वेंसी आप फाइंड करेंगे, ये याद रखिएगा, ये गौर से सुनने वाली बात है, जब आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे और आप प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाली इक्वेशन यूज़ करें, तो यहाँ पे जो एनर्जी आप पुट करेंगे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं करनी बल्कि वो जॉल्स में करनी है। तो इसलिए हम जॉल्स वाला आंसर भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो जॉल्स में इसका आंसर आएगा 116.3404 इंटू 10 टू पावर -19 जॉल्स। तो ये हमने यहाँ प्लग इन करनी है। तो इसको लिखेंगे 16.3404 इंटू 10 टू पावर -19 डिवाइडेड बाय, और ये है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 जॉल सेकेंड्स। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करें या वैसे सॉल्व करें, तो आपके पास जो आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी आएगी एफ़ इज़ इक्वल टू 2.466 इंटू 10 टू पावर 15 हर्ट्ज़। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। आपके पास आ गई फ्रीक्वेंसी, जो फोटोन एमिट हो रहा है उसकी एनर्जी भी आ गई, जॉल्स में भी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी, और फ्रीक्वेंसी भी आपके पास आ गई। अब इसकी रहती है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के लिए हम अगेन इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास क्या है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी डेल्टा ई इज़ इक्वल टू एच एफ। अब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, डेल्टा ई इज़ इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, और हमने लेमडा फाइंड करना है तो लेमडा आ जाएगा इधर और एच सी अपॉन डेल्टा ई ऐसे आ जाएगा। और इसके अंदर आप वैल्यूज़ प्लग इन करें। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 10 टू पावर -34 जॉल सेकेंड, और इसके बाद वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर्स, और नीचे आपने क्या डिवाइड करना है इसके एनर्जी आपने यहाँ पे यही वाली यूज़ करनी है जो कि जॉल्स में है 16.3404।
इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ठीक है जी। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ यूँ होगा, 1.216 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर। तो ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 19.10, an electron is in the first Bohr orbit of hydrogen. Find A, speed of electron, B, the time period required for electron to circle the nucleus. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन इज इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, फाइंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कल अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये फाइंड करना है। आपके पास फर्स्ट बोर ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी फाइंड करनी है, और टाइम पीरियड t आपने फाइंड करना है कि कितने टाइम में एक फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है एक चक्कर मुकम्मल करता है। तो डेटा हम देख लेते हैं, हमारे पास क्या डेटा होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले n, हमारे पास जो ऑर्बिट है वो है n इज़ इक्वल टू 1, और प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लांक्स कांस्टेंट है 6.626 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड्स, और इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी हाँ, इसके अंदर हम सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करें तो 3.14 हम पाई की वैल्यू डालेंगे, और इसके साथ मास, हमें इलेक्ट्रॉन का मास चाहिए होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.109 10 टू पावर माइनस 31 केजी में आएगा। और फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसका रेडियस हमें पता होना चाहिए, 0.53 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर आता है, जिसको ऑंगस्ट्रॉम भी कहते हैं, 0.53 ऑंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, मीटर्स। और वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है किसी भी और इस फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, और टाइम पीरियड फाइंड करना है। वेलोसिटी आ जाए तो टाइम पीरियड निकालना आसान हो जाएगा। वेलोसिटी के लिए हम बोर पोस्टुलेट यूज़ करेंगे। कई तरीके होते हैं हो सकते हैं वेलोसिटी को सॉल्व करने के लिए, लेकिन हम बोर का मेथड यूज़ करेंगे। mvr इज़ इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। वेलोसिटी हमें चाहिए, तो बाकी चीज़ें सारी इधर, ये देखें यहाँ पे हमें किस चीज़ का पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने नोट कर लिया था, वैल्यू पता है हमें, रेडियस का पता है, एन ऑर्बिट का नंबर ऑफ ऑर्बिट का पता है, प्लांक्स कांस्टेंट है 2 और कांस्टेंट है और पाई कांस्टेंट है। तो सिर्फ वेलोसिटी हमने पुट करनी है। रेडियस अगर आपको पता हो तो आप डायरेक्ट इस पोस्टुलेट को यूज़ कर सकते हैं, ये बोर पोस्टुलेट है। तो v इज़ इक्वल टू, हाँ आप ये क्या है पोस्टुलेट, हम इसको भी रिवाइज़ कर देते हैं कि वो ऑर्बिट पॉसिबल हैं कि जिनमें एंगुलर मोमेंटम जो है h अपॉन 2 पाई का एग्जैक्ट मल्टीपल हो, यानी NH अपॉन 2 पाई के बराबर हो, तो वो ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं। तो इसकी हमने एक एक्सप्लेनेशन भी की थी कि कैसे इस तरह से है, इसकी रीज़न क्या है। बहरहाल चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो NH अपॉन 2 पाई m R1, ये R1 के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये N1 हो जाएगा और ये R1 हो जाएगा। तो v इज़ इक्वल टू वेलोसिटी किसके बराबर होगी, अभी N1 पुट करें वैल्यूज़, 6.626 10 टू पावर माइनस 34 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 पाई की वैल्यू, और इसमें मास की वैल्यू है 9.109 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg, और इसमें फिर R1 है रेडियस 0.53 10 टू पावर माइनस 10 मीटर्स, ये रेडियस है। और इसमें ये सारी अभी कैलकुलेशन आपने करनी है, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम कैलकुलेट करके डायरेक्ट इसमें रिज़ल्ट लिख देते हैं। तो वेलोसिटी आती है 2.19 इंटू 10 टू पावर
6 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर्स पर सेकेंड। अभी हमने फाइंड करना है इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए हमें वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखना पड़ेगी। वेलोसिटी आपके पास किसके बराबर होती है? डिस्टेंस, या डिस्टेंस का आप लिखते हैं s इज इक्वल टू वी टी, या वेलोसिटी की चले लिखते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है d अपॉन t। ठीक है जी। तो अभी टाइम हमने फाइंड करना है। सबसे पहली बात कि ये डिस्टेंस कितना है। ये फ़र्ज़ करें कि पहला ऑर्बिट जो है ना एग्जैक्ट सर्कुलर ऑर्बिट हो, तो ये कंप्लीट पूरा जो है एक सर्कल का सर्कमफेरेंस हम यहाँ लिख सकते हैं। तो v इज़ इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2πr। डिस्टेंस की जगह 2πr लिखेंगे और डिवाइडेड बाई t। तो ये पूरा डिस्टेंस यानी 2πr डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसको ये टाइम t लगेगा। और यही टाइम पीरियड होता है कि एक रिवोल्यूशन का, यानी एक कंप्लीट जो रिवोल्यूशन है उसका जो टाइम है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो यही हमने फाइंड करना है। तो इसको चेंज कर दें क्योंकि अब वेलोसिटी हमें पता है। तो 2πr डिवाइडेड बाई v। अब इसमें वैल्यूज़ आप प्लग इन करें। 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू, रेडियस की 0.53 10⁻−10 मीटर्स, और वेलोसिटी आपके पास जो आई थी 2.19 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा सेकेंड्स में 1.52 इंटू 10⁻−16 सेकेंड। तो ये इतना टाइम लगेगा एक इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए, कंप्लीट एक रिवोल्यूशन के लिए। तो ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रॉब्लम 19.11 Electrons in an X-ray tube are accelerated through a potential difference of 3000 volts. If these electrons were slowed down in a target, what will be the minimum wavelength of X-rays produced? प्रॉब्लम 19.11 है इलेक्ट्रॉन इन एक्सरे ट्यूब आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3000 वोल्ट्स। इफ़ दीज इलेक्ट्रॉन्स वर स्लोड डाउन, यहाँ पे ED है, स्लोड डाउन इन अ टारगेट, दैट विल बी what will be the minimum wavelength of X-ray produced? आप सपोज करें आपके पास एक्सरे ट्यूब है। एक्सरे ट्यूब के अंदर ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, मेटालिक इलेक्ट्रोड। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आपने अप्लाई किया है कितना जी? पोटेंशियल डिफरेंस है 3000 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का बीम जो है वो सर्टन काइनेटिक एनर्जी के साथ यहाँ पे जाता है और इससे टकराता है। तो इससे टकराने के बाद यहाँ से रिलीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन स्लो होता है। इलेक्ट्रॉन स्लो होने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसको हम एक्स रे कहते हैं। तो एक्स रे की क्या वेवलेंथ होगी यहाँ पे? मिनिमम वेवलेंथ का मतलब ये है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ से क्या रिलीज़ होने वाली है। तो उसके लिए हम ये सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी है कि सारी की सारी कन्वर्ट होगी एक्स रे उसके अंदर, एक्स रे फोटोन के अंदर। तो इस वजह से तो 3000 वोल्ट हमें गिवन है। तो यहाँ पे डेल्टा हम लिख लेते हैं, डेटा लिख लेते हैं। डेटा है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 3000 वोल्ट्स। कॉन्स्टेंट्स कुछ ज़रूरत पड़ेंगी हमें, जिसमें है प्लांक्स कांस्टेंट 6.626 10⁻−34 जूल सेकेंड्स। और इसके अलावा हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। E इज़ इक्वल टू 1.602 10⁻−19 कूलम्स। वेलोसिटी ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ेगी 3 × 10⁸ मीटर्स। तो फ़र्ज़ करें कि सारी की सारी एनर्जी अगर कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के अंदर, तो ई जो है आपके पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है ये के ई ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू सारी की सारी ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी?
HF में, यानी ये जो एक्सरे फोटॉन है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को कहाँ से आती है, वो है EV के इक्वल, के ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू EV। तो EV इज इक्वल टू HF, और F को भी हम कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि हमने लेमडा फाइंड करना है, तो ये होगा EV इज इक्वल टू HC अपॉन लेमडा। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मिनिमम वेवलेंथ का मतलब ये है कि मैक्सिमम एनर्जी या मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। तो उसका मतलब यही होता है कि जितने आप उसको इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो रही है। तो हम EV लिख रहे हैं, जितने यानी 3000 वोल्ट हम यहाँ पुट करें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करें तो ये सारी की सारी कन्वर्ट होगी, तो उस वक्त ये मिनिमम वेवलेंथ ही आएगी। मिनिमम वेवलेंथ के लिए कोई कैलकुलेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें हम अरेंज कर लेते हैं, लेमडा इज इक्वल टू HC अपॉन EV। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ प्लग इन करते हैं, 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स, वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3.3 इंटू 10⁸ मीटर्स, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.602 10⁻⁻19 कूलम्स, और पोटेंशियल डिफरेंस आपने जो अप्लाई किया हुआ है वो 3000 वोल्ट्स। तो ये आ जाएगा लेमडा, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.14 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ऑंगस्ट्रम में लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं 4.14 ऑंगस्ट्रम, क्योंकि 10⁻⁻10 को हम 1 ऑंगस्ट्रम कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, बहुत इजी सा था ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19.12 कंप्यूट द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड इन ऑर्डर दैट द शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूस एक्स-रे स्पेक्ट्रम शैल बी एग्जैक्टली 0.1 नैनोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 19.12 है, कंप्यूट द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड इन ऑर्डर दैट शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूस एक्स-रे स्पेक्ट्रम शैल बी एग्जैक्टली 0.1 नैनोमीटर्स। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का अपोजिट है, वहाँ पे हमें वेवलेंथ फाइंड करनी थी और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था। यहाँ हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ है और वेवलेंथ गिवन है, तो वही वाला डेटा हम यूज़ करते हैं। ये कांस्टेंट्स हमें ज़रूरत पड़ेंगी, इसके साथ यहाँ पे हमें वोल्टेज की जगह वेवलेंथ गिवन है, तो लेमडा कितना है यहाँ पे जो पूछा गया है 0.1 नैनोमीटर है, 0.1 नैनोमीटर्स, यानी 0.1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स। तो इसको यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो बहुत आसान है। वही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, EV इज इक्वल टू HC अपॉन लेमडा। ठीक है जी। तो यहाँ पे सिर्फ हमने इसको ये वोल्टेज हमने फाइंड करने हैं, तो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, तो V इज इक्वल टू HC अपॉन E लेमडा। अब आपने सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज़ डालनी है। प्लांक्स कांस्टेंट है 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 10⁸ मीटर्स, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.602 10⁻⁻19 कूलम्स, और लेमडा आपको गिवन है 0.1 10⁻⁻9। इसको स्टूडेंट्स आपने सॉल्व करना है और वीडियो को पास करके सॉल्व करें, और फिर उसके बाद देखें कि आपका आंसर मैच करता है नहीं। 12.412.5 वोल्ट, डेल्टा V इसको राउंड ऑफ करें तो 12400 वोल्ट।
12,400 वोल्ट अप्लाई करना पड़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको कहाँ पे इस तरह की सिचुएशन पड़ सकती है। अगर आपके पास एक एक्सरे ट्यूब हो और आप एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ जो है जनरेट करना चाहते हैं एक्सरे की, तो फिर आप ये देखेंगे कि आपने अपनी एक्सरे ट्यूब को वोल्टेज कितने देने हैं। तो आप वोल्टेज सॉल्व करें, जितने वोल्टेज आपके पास यहाँ इस तरह सॉल्व होके आएंगे, इतने ही वोल्टेज आपने अप्लाई करने एक्सरे ट्यूब को, तो आपको डिज़ायर्ड वेवलेंथ मिल सकती है। और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर भी ख़त्म हुआ और चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम आखिरी चैप्टर नंबर 20 शुरू करेंगे, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।